गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है नामक कविता का जो अगला भाग है, अगली कड़ी, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार कवि अपने व्यक्तित्व के विषय में, अपनी व्यवहार के विषय में बताते हैं कि जो कुछ भी है उसके जीवन में, उसमें उसके प्रेरणा स्रोत का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उसका योगदान है। उसके चाहे वो वैचारिक संपत्ति के विषय में बात कर रहा हो, या उसके व्यवहार की दृढ़ता की बात हो, या उसके जीवन की अचलता की बात हो, जो कुछ भी है वह उसके प्रेरणा स्रोत के ही कारण संभव है। आइए हम इसके बाद की जो कड़ी है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, नीचे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के सहर्ष स्वीकारा है नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता का नाम गजानन माधव मुक्तिबोध जी है। प्रसंग आप लिख देंगे कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने और अपने प्रेरणा स्रोत के संबंध को उजागर करने का प्रयास किया है। अपने और प्रेरणा स्रोत के संबंध को बताया है कि उसकी प्रेजेंस को, उसकी उपस्थिति को सहजता के साथ मुखर रूप से उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रसंग के रूप में देख लेंगे। प्रेरणा के मूल तत्व के साथ, जो भी प्रेरणा का मूल तत्व है, मतलब जो कवि को प्रेरित करता है, प्रेरणा के मूल तत्व के साथ अपने संबंध को जोड़ता है कि कौन उसको प्रेरित करने वाला है, कौन उसको मोटिवेशन दे रहा है, कौन उसको गति प्रदान कर रहा है, उसके साथ संबंध बताए कि मेरा उसके साथ संबंध कैसा है। जो भी मुझे मेरे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी मेरे अंदर दृढ़ता आ रही है, अटलता आ रही है, तो उससे मेरा संबंध किस प्रकार का है, इसको कवि ने बताने का प्रयास किया है। विशिष्ट जन के पास न होते हुए भी, यद्यपि जो भी वह प्रेरणा स्रोत है, जो भी उसका मार्गदर्शक है, वह उसके पास है तो नहीं, वह पास न होते हुए भी उसके होने का एहसास का अनुभव करता है। कवि ने अपने प्रेरणा स्रोत के पास में होने की सहजता से स्वीकार किया है कि जो मेरा प्रेरणा स्रोत है, उसी की वजह से आज मेरे जीवन में जो कुछ भी परिवर्तन है वो मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे प्रेरणा स्रोत का संबंध प्रदान है। आइए हम आगे की कड़ी देखते हैं। जाने क्या रिश्ता है, कवि अपने और अपने जो अज्ञात प्रेरणा स्रोत है उसके अकथ, अकथ, 3 शब्द है, तीन वर्ड है, अकथ, 3 लेटर को मिलाकर के बना हुआ। अकथ मतलब जो कथनीय ना हो, जिसको शब्दों के द्वारा हम अभिव्यक्त ना कर सके। तो कवि ने हमें बताते हैं कि जाने क्या रिश्ता है मेरा उस व्यक्ति के साथ, या उस विशिष्ट जन के साथ। विशिष्ट जन क्यों? क्योंकि कवि ने अपने प्रेरणा स्रोत को जो भी स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया कि मेरी पत्नी है, मेरी सहचरी है, मेरी बहन है, या मेरे ईश्वर है, कौन है मेरा रिश्ता, तो यह न बताने की वजह से विशिष्ट जन का नाम दिया गया कि विशिष्ट जन मतलब कि कोई भी हो सकता है, और जो भी है कोई भी हो सकता है, जो भी है वो क्या है, विशिष्ट है। कवि के जीवन में उसका विशिष्ट योगदान है। तो कवि क्या कहते हैं कि जाने क्या रिश्ता है मेरा और मेरे उस जो विशिष्ट जन है, या मेरे जीवन का जो प्रेरणा स्रोत है, उससे मेरा आपस में कैसा संबंध है, उसको शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। जाने क्या नाता है मेरा उसके साथ, कौन सा ऐसा रिश्ता है, नाता है, नाता मतलब जो ब्लड रिलेशन, यानी जो रिश्तेदारी होती है, या जो रक्त संबंध होते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है।
कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से रहस्य को, संदेह को बरकरार रखा है कि मेरे प्रेरणा स्रोत से, मेरा उस व्यक्तित्व से क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। तो कवि ने कविता की पंक्ति में संदेह बनाए रखा है और रहस्य को बताते हैं कि आपस में मेरा जो संबंध है वो बहुत ही गूढ़ संबंध है। उस संबंध को शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए कवि कहते हैं कि मेरा उस प्रेरणा स्रोत से, उस विशिष्ट जन से क्या संबंध है, इसको शब्दों के द्वारा मैं नहीं बता सकता। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। ऐसा नहीं है कि कवि अपने उस परिचित से अनभिज्ञ है, कवि को वो पता है वह कौन है, लेकिन कवि ने अपने कविता में इसको स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया, तो इसलिए विशिष्ट जन का हम नाम लेंगे। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि का अपने उस विशिष्ट जन से जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, उससे क्या संबंध है, उस संबंध को वो स्पष्ट करता है। जितना भी उड़ेलता हूं, कवि अपने उस प्रेरणा स्रोत को सहजता से स्वीकार करता है। उसके प्रेम को, उसके स्नेह को, उसके दुलार को, उसके लाड को, उसके प्यार को, सब कुछ सहजता से स्वीकार करता है। कवि क्या कहते हैं कि जितना ही प्रेम उड़ेलता हूं, उड़ेलना मतलब गिराना, जितना ही प्रेम से, मेरा हृदय क्या है, प्रेम से पूरित है, प्रेम से भरा पड़ा है, जितना ही मैं प्रेम प्रदर्शित करता हूं, जितना ही प्रेम प्रस्तुत करता हूं, जितना भी उड़ेलता हूं, भर भर फिर आता है। अपने प्रिया के प्रति, अपने प्रेरणा स्रोत के प्रति जितना भी मैं प्रेम प्रदर्शित करता हूं, उतना ही मेरे हृदय में प्रेम से पुनः पूरित हो जाता है। मेरा दिल क्या है, पुनः प्रेम से भर जाता है। जितना ही मैं प्रेम को अपने प्रिया के लिए स्पष्ट करता हूँ, मुखर रूप से स्वीकार करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय पुनः प्रेम से पूरित हो जाता है। दिल में क्या झरना है। कवि प्रश्नालंकार प्रश्न करते हैं, क्या मेरे हृदय में प्रेम का कोई ऐसा झरना है जिस झरने की वजह से स्नेह की अविरल धारा निरंतर निर्झर होकर के बह रही है। क्या मेरे हृदय में प्रेम रूपी कोई झरना है, जो प्रेम रूपी झरना निरंतर अविरल गति से, बिना किसी व्यवधान के निरंतर बहती रहती है। मीठे पानी का सोता, सोता यानी स्रोत, क्या मेरे हृदय में प्रेम का कोई ऐसा स्रोत है जो मैं जितना ही प्रेम प्रस्तुत करता हूँ, जितना ही प्रेम में उड़ेलता हूँ, जितना ही प्रेम देता हूँ, उतना ही मेरा हृदय पुनः प्रेम से पूरित हो जाता है। मेरा हृदय पुनः प्रेम से क्या होता है, आप्लावित हो जाता है। तो क्या मेरे हृदय में प्रेम का कोई स्रोत है जो कभी खत्म ही नहीं होता। तो कवि अपने और अपने उस प्रेरणा स्रोत को, अपने जो भी उसको उसके जीवन में प्रेरणा देता है, उससे अपने संबंधों को स्पष्ट करता है कि मेरा उससे संबंध जो बहुत ही गहरा संबंध है, उसके प्रति मैं जितना ही प्रेम प्रस्तुत करता हूँ, जितना ही प्रेम दिखाने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मेरा हृदय पुनः प्रेम से पूरित हो जाता है। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे हृदय में कोई झरना हो और उस झरने से निरंतर प्रेम वर्षा हो रही हो, उस झरने से निरंतर अविरल गति से जो है प्रेम 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 स्नेह दुलार जो है वह झर रहा हो। मीठे पानी का सोता है, क्या मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। प्रेम पुंज, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में प्रेम पुंज है और वह प्रेम कितना भी निकालते जाओ, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भीतर वह यानी कवि में बताते हैं कि उसके जो प्रेरणा स्रोत है, उसके प्रेरणा स्रोत की यादें कवि के हृदय में पूरी तरह से रची बसी हुई हैं। तो भीतर तो उसकी यादें हैं और उस भीतर उसकी यादें हैं, और भीतर वह ऊपर तुम। भीतर कवि में बताते हैं कि भीतर उसके प्रेयसी की, जो प्रेयसी या सहचरी या जो भी हो, जो भी उसका प्रेरणा स्रोत या बहन हो, उसकी यादें उसके हृदय में विराजमान है। कवि के प्रेरणा स्रोत जो है, उस प्रेरणा स्रोत की यादें कवि के हृदय में विराजमान है। कवि कहते हैं अंदर तुम्हारी यादें हैं और ऊपर तुम, ऊपर यानी आकाश मंडल में तुम, किस रूप में, मुस्कुराता चांद ज्यों
मुस्कुराता चांद ज्यों धरती पर रात भर। जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद होता है, दृष्टांत अलंकार है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी उत्प्रेक्षा अलंकार है, ज्यों त्यों, ध्यान दीजिए, उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जिस प्रकार जैसे पूर्णिमा का चांद होता है। पूर्णिमा का चांद क्या होता है, जिस दिन पूर्णिमा होती है पूरी रात जो है चांद गोल सा होता है और अपनी चांदनी धरती पर बरसाता रहता है। तो उसी प्रकार कवि कहते हैं कि हृदय में तुम्हारी यादें जो है मेरे हृदय में बसी हुई हैं और ऊपर से तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे प्रेम से सराबोर कर रहा है। जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी को रात भर अपनी चांदनी से धरती को अभिसिंचित करता है, जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से लोगों को प्रसन्नता देता है, खुशी प्रदान करता है, अपनी चांदनी से लोगों को आनंदित करता है, उसी प्रकार तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो स्नेह है, तुम्हारी जो ऊष्मा है, वो मुझे, सॉरी ऊष्मा नहीं, चांद है तो आप शीतलता बोलेंगे, जो शीतलता है वो मुझे तुमसे मिल रही है। हृदय में तुम्हारी यादें बसी हुई हैं और ऊपर तुम्हारा मुस्कुराता हुआ सा चेहरा, वह तुम्हारा मुस्कुराता हुआ सा चेहरा मुझे आकाश में दिखाई दे रहा है, जो मुझे प्रेम से गदगद कर दे रहा है, प्रेम से पूरित कर दे रहा है। मुझ पर क्यों तुम्हारा खिलता वह चेहरा है, जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद धरती पर अपनी चांदनी से धरती वासियों को अभिसिंचित करता है, चांदनी बरसाता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम्हारी यादें बसी हुई हैं और आकाश मंडल में तुम्हारा मुस्कुराता हुआ, कैसा, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा आकाश मंडल में दिखाई दे रहा है और वह चेहरा मुझे क्या करता है, मुझे अंदर से स्नेह प्रदान करता है, मुझे अंदर से प्रेरित करता है, मुझे अंदर से प्रेरणा देता है। तो मेरा और तुम्हारा संबंध ऐसा है कि तुम नहीं, मेरे पास यद्यपि नहीं हो, लेकिन तुम्हारे ना होने पर भी तुम्हारे होने का एहसास मुझे पल पल दिलाता रहता है। ये बात क्या बताता है कि ऊपर तुम, मतलब तुम मेरे पास नहीं हो, तो इसी आधार पर कि ऊपर तुम मतलब तुम नहीं हो, यानी कि जो भी कवि का प्रेरणा स्रोत हो, चाहे दिवंगता माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे उसकी सहचरी हो, चाहे बहन हो, चाहे भगवान हो, जिसके विषय में भी बात कर रहा हो, कवि अपने उस विशिष्ट जन के विषय में कहते हैं कि हृदय में उसकी यादें बसी हुई हैं, कवि के हृदय में उसकी यादें बसी हुई हैं और जो ऊपर से उसका मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ सा चेहरा है, और यही खिलखिलाता हुआ चेहरा उसको जिस प्रकार चांद चांदनी के द्वारा शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार उस जो प्रेरणा स्रोत है उसकी यादें उसको संबल प्रदान कर रही है, उसको खुशी प्रदान कर रही है, और वह चाह कर भी कितना भी प्रयास करता है उसको भूलने का, उसकी स्मृतियों से मुक्त होने का, लेकिन वह स्मृतियां उसको चारों तरफ से घेरे हुए, किसकी, उसके प्रेरणा स्रोत की स्मृतियां उसको चारों ओर से घेरे हुए। एक अपना देखें, कवि अपने और अपने प्रेरणा स्रोत के अकथ संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मेरा तुमसे ऐसा संबंध है जिसको शब्दों के द्वारा हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे। अपने प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए, सहजता से स्वीकार करते हुए बताते हैं कि अगर आप अपने और अपने प्रेरणा स्रोत को शब्दों के द्वारा हम अभिव्यक्त करेंगे तो शब्द का अभाव महसूस करते हैं। कवि कहते हैं कि शब्दों के द्वारा इस प्रेम को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, यह भावनात्मकता है, यह वैचारिकता है, इस वैचारिकता भावनात्मकता को शब्दों के द्वारा कदापि अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। हमारा तुमसे क्या रिश्ता है, क्या नाता है, इसको हम शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त नहीं कर सकते। जितना भी उड़ेलता हूँ, जितना भी तुम्हारे प्रति प्रेम व्यक्त करता हूँ, उतना ही पुनः प्रेम से अपने आप को आप्लावित पाता हूँ। जितना ही तुम्हारे प्रति स्नेह को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता हूँ, उतना ही पुनः अपने आप को प्रेम से सराबोर पाता हूँ, प्रेम से आप्लावित पाता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरे हृदय में कोई झरना विद्यमान हो और वह झरना निरंतर प्रेम जो है बरसा रहा हो, वो झरना जो है निर्झर अविरल गति से जो प्रेम की वर्षा कर रहा हो, स्नेह की वर्षा कर रहा हो। मीठे पानी का सोता, ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का स्रोत है
और यह मीठे पानी का स्रोत निरंतर प्रेम की वर्षा कर रहा हो, कभी समाप्त ना होने वाला ऐसा पुंज हो। भीतर तुम्हारे कवि के हृदय में, भीतर माने कवि के हृदय में, कवि की जो प्रेयसी या जो उसकी दिवंगता माँ जो भी है, जो भी प्रेरणा, उसकी यादें कवि के हृदय में बसी हुई है और उसका मुस्कुराता हुआ सा चेहरा उसको ऊपर से संबल प्रदान कर रहा है। कवि बताते हैं कि जिस प्रकार चांद अपनी पूर्णिमा के दिन जिस प्रकार चांद अपनी रोशनी बरसाता है, उसी प्रकार प्रेयसी की या उसकी माँ की जो यादें हैं उसको अंदर ही अंदर उसको संबल प्रदान कर रही है, उसको एक खुशी प्रदान कर रही है। तो इस प्रकार यह कविता की व्याख्या थी। प्रसंग आपने देख लिया। आप लिखेंगे भाव सौंदर्य और कला पक्ष। तो भाव सौंदर्य में आप क्या लिखेंगे कि कवि ने अपने और अपने जो प्रेरणा स्रोत है उसके अकथ संबंधों को बताने का प्रयास किया। पहली बात, कवि ने अपने और अपने प्रेरणा स्रोत के अकथ संबंधों को बताने का प्रयास किया है। दूसरी बात कि कवि ने इस रहस्य को स्वीकार किया है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, आपस में एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का रिश्ता है, किस प्रकार का नाता है, इसका रहस्य, इसका संदेह जो है अंत तक बना हुआ है। तो उसकी सहजता को कवि ने स्वीकार किया है। ठीक है, तो इस प्रकार भाव सौंदर्य हो जाएगा। कला पक्ष में क्या लिखेंगे? कला पक्ष में लिखेंगे कि इसमें वैचारिक तथा भावनात्मक गंभीरता है। पूरी कविता जो है छंद मुक्त है, कहीं भी छंद का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन फिर भी छंद का प्रयोग न होने के बाद भी गूढ़ रहस्यों को, जो भाषा का जो चयन किया गया है वो भाव को, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए सक्षम है। तीसरी बात, आप अलंकार इसमें ढूंढ करके लिखेंगे कि जैसे यहाँ पे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, इसमें रहस्य, यहाँ पे रहस्य जो है संदेह अलंकार है और रहस्य बना हुआ है। जितना भी भर भर, ये यहाँ पे देखिए भर भर, भर भर क्या है? यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भर भर एक ही शब्द दो बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ पे देखिए प्रश्न किया गया कि क्या दिल में झरना है, प्रश्न करते हैं क्या मेरे दिल में कोई झरना है जो निरंतर झरता रहता है और समाप्त नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रश्न अलंकार हो जाएगा। मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, र वर्ण की आवृत्ति है इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। फिर मुस्कुराता चांद जो धरती पर, यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा कि ऐसा लगता है मानो, एज्यूम करना है आपको, मानना है कि जिस प्रकार चांद अपनी चांदनी से धरती पर रहने वालों को अपनी शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार कवि का जो प्रेरणा स्रोत है उस प्रेरणा स्रोत से कवि को प्रेम, स्नेह, दुलार जो है वो मिल रहा है। एक तरह की पॉजिटिविटी, एक तरह की सकारात्मकता कवि को प्राप्त हो रही है। तो यह इस प्रकार पूरी कविता, यह जो एक मुक्तक था, इस मुक्तक की व्याख्या थी। एक बार हम पुस्तक में दिया हुआ है, इसकी व्याख्या हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अपने शब्दों में इसकी व्याख्या लिखने का प्रयास करिएगा। मुक्तिबोध जी ने उस प्रेरणा स्रोत की सहजता को स्वीकार करते हुए उसके साथ न जाने कैसे अटूट रिश्ते को बताया है और कभी न भूल पाने का एहसास कर रहे हैं। कवि बताते हैं कि जितना ही भूलने का हम प्रयास करते हैं उतना ही अपने हृदय को प्रेम से पूरित पाते हैं। उनकी यादों में उसका मन भर जाता है, वह कोई भी हो सकता है, चाहे दिवंगता पत्नी हो, माँ हो, सहचरी, कोई भी लगातार उसको प्रेरणा दे रही है। उसके हृदय में मीठे पानी का झरना के समान है जो उसको बार बार यादों से भर देती है और अपने प्रियजन के साथ जीवन के बीते हुए मीठे अनुभव को स्मरण करता है। कवि के हृदय के अंदर प्रेरणा स्रोत की मीठी यादें हैं और ऊपर आकाश से वह उसके होने का एहसास कराती है कि चांदनी जिस प्रकार पूर्णिमा की चांदनी अपने लोगों को प्रेरित करती है, उसी प्रकार इसमें कुछ ऐसी विशेष बातें, सारी बातें वही हैं। भाव पक्ष में कवि अपनी प्रेरणादायक शक्ति की यादों को भूल नहीं पा रहा है, उसकी मीठी यादों से बना हुआ है, मीठी यादें उसके हृदय में बनी हुई है और कवि ने अपनी जो प्रेरणा स्रोत है उस प्रेरणा स्रोत की समानता चांद से की है, तो इस प्रकार लाक्षणिकता का गुण इसमें विद्यमान है। तो होमवर्क के रूप में इस जो पद है इसका संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या आप अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा और इसके साथ साथ जो इस
पद पर आधारित जो प्रश्नोत्तर होते हैं उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।